नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है व्यंजन संधि भाग 3। इसके पहले व्यंजन संधि भाग 1 और व्यंजन संधि भाग 2 में हमने व्यंजन संधि के नियमों के बारे में चर्चा कर ली है। बाकी जितने नियम हमारे बचते हैं उनके बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यंजन भाग 3 और जो शेष नियम हमारे बचे हैं उनको हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि के जितने नियम हमने पीछे पढ़े हैं उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। और आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। वो देखना आपका आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप तीसरे चरण में प्रवेश करने के योग्य बनेंगे। ये नियम आपको तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे व्यंजन संधि का अगला नियम जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी स्वर के बाद, ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्वर, यदि किसी स्वर के बाद छ समझ रहे हैं, छ वर्ण आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो, छ वर्ण आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। कैसे? नियम देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, जैसे अनु जमा छेद। आपने देखा अनु में ऊ है यानी स्वर है और उसके बाद छेद में छ है। और मैंने क्या बताया कि किसी स्वर के बाद यदि छ आता है तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा? च, यानी यहाँ छ से पहले च जुड़ जाएगा और शब्द क्या बनेगा? अनुच्छेद। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे वी जमा छेद। वी में आपने देखा ई आया है और उधर छ आया है, तो छ से पहले क्या जुड़ना है? च। तो अब जब च जुड़ गया छ से पहले तो शब्द क्या बना? विच्छेद। ध्यान से समझा आपने ना, कि यानी किसी भी स्वर के बाद यदि छ आता है तो छ से पहले क्या जुड़ जाता है? च। 2 उदाहरण मैंने दिया और उम्मीद करती हूँ कि इन 2 उदाहरणों से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले नियम की ओर। चलिए, हमारा अगला नियम है, यदि स से पहले, ध्यान से सुनिएगा, यदि स मीन्स दंत स से पहले अ या आ को छोड़कर, ये 2 स्वर अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अ या आ नहीं आना चाहिए, कोई अन्य स्वर आए तो क्या होता है? स को यानी दंत श को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श समझ रहे हैं, मूर्धन्य ख भी जिसको आप कहते हैं, तो क्या हो जाता है? दंत स को मूर्धन्य ख हो जाता है। फिर से सुनिएगा, यदि स दंत स के बाद अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो जो स है उसका परिवर्तित रूप श, मूर्धन्य श हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं, जैसे वी जमा सम। मैंने बोला था अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो आप देखिए वी में ई आया है, अ आ नहीं आया है, तो वी जमा सम। और मैंने बोला नियम में कि स को क्या हो जाता है? मूर्धन्य श, तो विषम। क्या शब्द बना? विषम। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे सु जमा समा। सु जमा समा, स में ऊ है यानी अ आ स्वर नहीं है, ऊ है, और उसके बाद क्या है? समा। मैंने बोला था कि स को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ख हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, तो उसका शब्द क्या बनेगा? सुषमा। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम है
वो है म का मेल। म का मेल मतलब मिलाप, मेल मतलब मिलाप। देखिएगा, म का मेल यदि य, र, ल, व, श, ख, स, ह। ख मीन्स मूर्धन्य ख। ध्यान से फिर से देखिएगा कि म का मेल, म शब्द, म वर्ण जो है इसका मेल यदि य, र, ल, व, ये कौन से वर्ण कहे जाते हैं? ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। और श, ख, श, ह ये ऊष्म कहे जाते हैं। यानी य, र, ल, व, श, ख यानी मूर्धन्य श, स दंत स और ह। अगर इनसे मेल होता है किसका? म का, तो क्या हो जाता है? म अनुस्वार में बदल जाता है। एक बार फिर से बता दूं, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा नियम, और उदाहरण देकर मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूंगी। फिर से सुनिएगा, यदि म वर्ण का मेल य, र, ल, व, श मूर्धन्य श, स दंत स और ह से होता है तो म को या म का परिवर्तित रूप यानी म बदल जाता है किसमें? अनुस्वार में। उदाहरण देखिएगा, जैसे सम जमा लाभ। क्या बोला मैंने? सम जमा लाभ। अब देखिएगा, सम में क्या है? म है ना। मैंने क्या बोला कि म का मेल यदि य, र, ल, व, श, ख, श, ह से हो, तो यहाँ क्या है? बाद में ल है ना, यानी सम के बाद लाप है, यानी म का मेल ल से हो रहा, तो परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा उसका? अनुस्वार। तो शब्द क्या बना? संलाप। क्या बना? संलाप। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे सम जमा योग। यहाँ भी पहले पद में क्या है? म है और दूसरे में य है। यह भी मैंने नियम बताया था आपको कि य, र, ल, व, श, ख, श, ह, तो उसमें से यह है। यहाँ जब दोनों का योग हुआ तो शब्द क्या बना? संयोग, क्योंकि उस म को अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है। इतना समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आराम से मैं समझा रही हूँ, तो आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और रटना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। तो इससे संबंधित कोई और भी उदाहरण अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से दे लेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पुस्तकों को अपना दोस्त बनाना है, उसमें से पढ़ना है, फिर वीडियो देख करके हेल्प लेनी है, ताकि जो पुस्तक से आपको समझ में नहीं आता आप वीडियो देखिए, उसके बाद वो सरलता से समझ में आ जाएगा। बाकी के उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक का सहयोग लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर, और ये अगला नियम अंतिम नियम है। यहाँ हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। कौन सा है अगला नियम? यदि किसी शब्द में, बिल्कुल आराम से, यदि किसी शब्द में री समझ रहे हैं? री से ऋषि, री, र या मूर्धन्य श, री, र या मूर्धन्य श हो और उसके बाद न हो, तथा दधना न हो, तो न को ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी न ण में बदल जाता है। फिर से बताती हूँ आपको, देखिए, यदि किसी शब्द में र, री या मूर्धन्य श हो और उसके बाद न वर्ण आता हो, तो वहाँ पर न वर्ण को बदल करके ण हो जाता है। टाठा टठ डढ़ ड़, ये हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, जैसे राम जमा अयन। राम में र है, जो मैंने पहले नियम में बताया, और अयन में न है बाद में,
तो मिला करके शब्द क्या बना, रामायण। मैंने बोला था कि न को ड़ हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, रामायण। और दूसरा एक और देखिएगा उदाहरण, जैसे प्र जमा नाम, प्र जमा नाम। प्र आपको पता है प और र का संग्रह होता है, प्र संयुक्त अक्षर है प्र, ये तो पता है। तो यहाँ र है इसलिए बाद में न है, तो उस न को नियमतः, नियम के अनुसार ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ भी शब्द क्या बना, प्रणाम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने री से संबंधित या श मूर्धन्य श से संबंधित कोई उदाहरण नहीं दिया, तो मैं आपको इतना बता दूं कि परीक्षाओं में मुख्य रूप से ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं, क्योंकि उन सबके श मूर्धन्य श और री के उदाहरण रेयर होते हैं और वो परीक्षाओं में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते कि पूछे जाएं, इसलिए उनसे संबंधित उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि होते ही नहीं होंगे, होंगे बट रेयर होते हैं, कम होते हैं। मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं वो यही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? व्यंजन के ये नियम जो मैंने समझाए, ये आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आप सोचते हो हर वीडियो में बताती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हों जो कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हों, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।